ओके दोस्तों, तो व्हाट इज इसेंट्रिक एंगल? तो इसेंट्रिक एंगल जो होता है बेसिकली पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आने वाला जो सिंगल वेरिएबल होता है, उस सिंगल वेरिएबल को ही हम इसेंट्रिक एंगल कहते हैं। जैसे कि अगर हम इलिप्स की इक्वेशन लिखते हैं दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो इस इलिप्स की इक्वेशन का जो करस्पॉन्डिंग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों, वो होता है a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। अब दोस्तों यहाँ पे इस इलिप्स के जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट p हमने अभी बताया आपको, इसमें जो थीटा आ रहा है दोस्तों, इसी थीटा को हम क्या कहते हैं? इसी थीटा को हम कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। इसी थीटा को हम कहते हैं इसेंट्रिक एंगल। तो जब भी आपसे इसेंट्रिक एंगल पूछे तो समझ जाना कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में आने वाला थीटा हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सी बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब भी आपसे क्वेश्चन में इसेंट्रिक एंगल पूछे तो आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का थीटा फाइंड आउट करना होता है। दूसरी चीज अब हमें समझना है दोस्तों, व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्किल। अब हमें समझना है ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है। ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है दोस्तों, ये हमें समझना है कि व्हाट इज ऑक्सिलरी सर्किल। तो बेसिकली जब भी किसी इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके हम कोई इलिप्स बनाते हैं, सर्किल बनाते हैं, जैसे कि ये कोई इलिप्स है सपोज करिए। अब जब हम इस इलिप्स के मेजर एक्सिस को, किसी भी इलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक मेजर और एक माइनर, जैसे ए डैश इसकी मेजर एक्सिस सपोज करो है और बी डैश इसकी माइनर एक्सिस होगी। तो दोस्तों जब भी मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके एक सर्किल बनाते हैं तो इस बनाए गए सर्किल को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। इस बनाए गए सर्किल को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सिलरी सर्किल कहते हैं। तो ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है? इट इज अ सर्कल drawn in such a way that मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ कर दीजिए, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ that ellipse becomes diameter of that circle। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके कोई सर्किल बनाया जाएगा तो उस सर्किल को हम क्या कहेंगे? ऑक्सिलरी सर्किल कहेंगे। तो अभी तक हमने तीन कंसेप्ट को समझ लिया है। फर्स्ट वन is what? First one is parametric coordinate. Then we understand what is auxiliary circle. Then we understand what is eccentric angle. इन तीनों पे बेस्ड अब हम एग्जाम्पल करेंगे। तो आइए दोस्तों एग्जाम्पल में स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस वन एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इलिप्स। देखो दोस्तों हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 6, इसको हमने 6 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। अब इसके अपने जनरल इक्वेशन से जब हम कंपेरिजन करेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से, तो दोस्तों ए स्क्वायर इक्वल्स टू 6, तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास √6 और बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सो बी विल बी √2। हमने ए और बी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस इलिप्स पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि इस इलिप्स पे जिसका ए और बी इस तरीके से है, इस इलिप्स पे सिचुएटेड किसी पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल बताइए जिस पॉइंट की इस इलिप्स के सेंटर जो कि 0 0 है से डिस्टेंस कितनी है दोस्तों? 2 यूनिट है। इस इलिप्स पे उस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल बताना है दोस्तों जिसकी सेंटर से दूरी 2 यूनिट है। तो चूंकि हमें एक पॉइंट पहले लेट करना पड़ेगा इस इलिप्स पे, तो हमेशा हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट हम ले लेते हैं a cos थीटा कॉमा b sin थीटा √6 cos थीटा कॉमा √2 sin थीटा। दोस्तों इलिप्स के पैरामीटर्स में आपको ये बताया गया है कि किसी भी इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा होता है। तो a और b हमने निकाल करके वही फार्मूला लगा दिया a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। दोस्तों इसी P पॉइंट की इसके सेंटर O से जो डिस्टेंस और 2 यूनिट दिया हुआ है,
तो इसी को हमें यूज करके थीटा कैलकुलेट करना है। तो आइए जरा हम लोग इसके कहे अनुसार OP को 2 के बराबर करते हैं। OP मतलब O और P के बीच की डिस्टेंस यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हम इसको कह सकते हैं दोस्तों OP का स्क्वायर, सॉरी पहले OP निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों इसका अंडर रूट ये OP ये बराबर 2 हो गया। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। दोस्तों अब यहाँ से हमें थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा कैसे निकालेंगे? तो थीटा निकालने के लिए आप इस कॉस को साइन में बदल लीजिए तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 6 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 6 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा, और ये है दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 4। देखो इन दोनों को एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा, और इस 4 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 6 माइनस 4 2 इज इक्वल्स टू, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा दोस्तों इस तरीके से 2/4, दैट इज साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2/4, दैट इज अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। इसलिए दोस्तों साइन थीटा अगर 1/√2 आया है तो थीटा आपका निश्चित तौर पे π/4 होगा। हेंस π/4 और 3π/4, हेंस दोस्तों आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि साइन थीटा जो 1/√2 देता है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी वही वैल्यू 1/√2 ही देता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी दैट इज 3π/4 पे भी 1/√2 ही देता है। इसलिए थीटा की दो वैल्यूज हो सकती हैं, π/4 और 3π/4। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। इसी तरीके से दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। सो दूसरा एग्जाम्पल है द इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द इलिप्स। देखो इसमें भी इसेंट्रिक एंगल पूछ रहा है, तो जब भी इसेंट्रिक एंगल पूछे क्या करना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का थीटा फाइंड आउट करना है। तो कह रहा है द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स दिस वन। देखो इलिप्स की इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है, यहाँ से दोस्तों हम इलिप्स की इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लेंगे ए और बी। तो दोस्तों ए है हमारे पास 4 और बी है हमारे पास 5। अब ए और बी को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो इलिप्स है ये वर्टिकल इलिप्स है, क्योंकि इसका ए बी से छोटा है। तो वर्टिकल इलिप्स में दोस्तों इस तरीके से हम बना लेते हैं। देखो ये इसका वर्टिकल इलिप्स है इस तरीके से, ये जो वर्टिकल इलिप्स है अब इसके बारे में बोल रहा है कि द इसेंट्रिक एंगल ऑफ ए पॉइंट ऑन द इलिप्स एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 5/4। दोस्तों इसके किसी पॉइंट पे जो स्लोप ऑफ टेंजेंट खींचा गया है वो आपको दिया हुआ है, स्लोप ऑफ टेंजेंट MT आपको दिया हुआ 5/4। तो उस पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल क्या होगा, फिर से ध्यान समझिए। कह रहा है इस इलिप्स के किसी पॉइंट पे खींचे गए स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू 5/4 है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का इसेंट्रिक एंगल क्या होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इस P पॉइंट्स को लेट करेंगे, और इस P पॉइंट्स को हम लेट करेंगे पैरामेट्रिक के फॉर्म में, क्योंकि जब भी कोई पॉइंट लेट करना हो किसी इलिप्स पे तो हमेशा उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेके मूव ऑन करिए। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा P का कोऑर्डिनेट? P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा A cos थीटा, B sin थीटा, दैट इज 4 cos थीटा, 5 sin थीटा। ये हो जाएगा P पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दोस्तों। इस P पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें दिया हुआ 5/4। दोस्तों एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि किसी भी कर्व पे, इसको समझ लीजिए, किसी भी कर्व पे किसी पॉइंट P पे खींचे गए स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? MT एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू dy/dx एट दैट पॉइंट। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। क्या रूल है? किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे खींचे गए स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू होती है दोस्तों वो उस पॉइंट पे dy/dx की वैल्यू के बराबर होती है। हमने ये लिखा है MT एट दैट पॉइंट, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल्स टू dy/dx एट दैट पॉइंट। तो ये मीनिंग होता है, इसी को यूज करते हैं। अब कर्व हमें ये दिया हुआ दोस्तों, अब इस कर्व का हम dy/dx निकालेंगे, और dy/dx किस पॉइंट पे निकालेंगे? इस पॉइंट पे। तो इस कर्व का जो dy/dx इस पॉइंट पे आएगा वही दिए हुए MT के बराबर होना चाहिए। तो आइए इसका dy/dx निकालते हैं दोस्तों। तो इसका dy/dx हो जाएगा 2x/16 प्लस 2y/25
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दोस्तों यहाँ से 2y/25 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -2x/16 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये इधर चला जाएगा 2x/16 उधर जाए तो -2x/16 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ से हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से मिल रहा है -x/y इंटू 25/16। देखो दोस्तों ये हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल रहा है -x/y और 25/16। ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया, इस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोस्तों हम निकालेंगे किस पे, उस पॉइंट पे। सो डी वाई बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट विल बी, पॉइंट यही है दोस्तों, इस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो जहाँ x है वहाँ 4 cos थीटा रखिए तो हो जाएगा -4 cos थीटा अपॉन, जहाँ y है दोस्तों वहाँ 5 sin थीटा रखिए, 5 sin थीटा इनटू 25/16। इसको दोस्तों हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 4 से ये कटेगा 16 तो 4 आ जाएगा, 5 से ये कटेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला फाइनली, -5/4 cos अपॉन साइन होता है दोस्तों cot थीटा। यही होगा एमटी, यही होगा एमटी। अभी रूल हमने आपको बताया कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एमटी। तो हम इसको दिए हुए एमटी के बराबर करेंगे तो -5/4 cot थीटा इक्वल्स टू 5/4 हो जाएगा दोस्तों। ये 5/4 से 5/4 कटेगा तो cot थीटा आ गया हमारे पास -1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4 और नो थीटा की वैल्यू हो जाएगी 3π/4। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 3π/4। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, बेहतरीन एग्जाम्पल से हमने इसको समझ भी लिया। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट कंसेप्ट ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। किसी कर्व के, चाहे वो इलिप्स हो, सर्किल हो, पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, चाहे जो किसी कर्व के किसी पॉइंट पे खींचे गए स्लोप ऑफ टेंजेंट की जो वैल्यू होती है वो उस पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो अब अगले क्वेश्चंस को करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किल करस्पॉन्डिंग टू दिस इलिप्स। दोस्तों हमें जो इलिप्स दिया हुआ है इसको ध्यान से देखिए, इस इलिप्स को ध्यान से देखिए। आपसे कह रहा है कि इस इलिप्स की ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हमें पता है कि जो ऑक्सिलरी सर्किल होते हैं वो क्या होते हैं। ऑक्सिलरी सर्किल वो सर्किल होता है जो इलिप्स के मेजर एक्सिस को डायमीटर मान करके बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोनों के सेंटर सेम होते हैं। किसके किसके, जो ऑक्सिलरी सर्किल का सेंटर होता है वही सेंटर इलिप्स का भी होता है। तो दोनों के सेंटर सेम होते हैं दोस्तों, और दोनों के सेंटर सेम होते हैं। और जो ऑक्सिलरी सर्किल होता है उसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं उस इलिप्स के मेजर एक्सिस की लेंथ को निकाल करके और हाफ करके हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले आइए सेंटर निकालते हैं इस इलिप्स का। इस इलिप्स का सेंटर क्या होगा दोस्तों, इस इलिप्स का सेंटर होगा x - 3 = 0 करके x निकालिए 3 एंड y - 4 = 0 करके निकालिए y 4। सो दिस विल बी द सेंटर ऑफ दिस इलिप्स। ठीक है दोस्तों, अब इस इलिप्स का मेजर एक्सिस क्या होगा, क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है। क्यों भाई, क्योंकि इसका a 4 है और इसका b 5 है। कैसे a b निकाला हमने, ये a² ही तो होता है, a² = 16 तो a = 4, b² = 25 तो b = 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ से जो a और b आया है इसको देख करके हम कह सकते हैं कि चूंकि a b से छोटा है इसलिए ये कैसा इलिप्स होगा, ये वर्टिकल इलिप्स है। तो वर्टिकल इलिप्स में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है दोस्तों, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। वर्टिकल इलिप्स में दोस्तों लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2b, दैट इज 2 × 5 दैट इज 10। तो ये मेजर एक्सिस लंबाई है। इसी को जब आधा कर देंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मेजर एक्सिस ही तो डायमीटर होती है ऑक्सिलरी सर्किल का। तो जब मेजर एक्सिस को आधा कर देंगे लेंथ को तो हमें रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस क्या आ गया दोस्तों, रेडियस आ जाएगा 10/2 दैट इज 5। सो रेडियस आ गया, सेंटर हमें पता चल गया। अब ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r² दैट इज 25। दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा कुछ हमारे पास x² प्लस y² माइनस 6x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्किट, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट वन।
दोस्तों इसको करने की एक छोटी सी ट्रिक भी है। आपको क्या करना है, जो भी इलिप्स की इक्वेशन दिया हुआ है उसमें से इसको और इसको कैंसिल आउट कर देना है और इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको 1 से रिप्लेस कर देना है। जब ये काम हम करेंगे तो हमारा इक्वेशन मिल जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 को किससे रिप्लेस करना है, इन दोनों में जो बड़ी वैल्यू है 25 से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब भी यही मिलेगा। तो ये भी एक तरीका है ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करने का। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसेंट्रिसिटी की, ठीक है। व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? व्हाट इज इसेंट्रिसिटी? दोस्तों इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई होता क्या है? ई होता है एसपी और पीएम का रेशियो होता है। सो ई इज ए काइंड ऑफ रेशियो। इसको निकालते कैसे हैं दोस्तों? इलिप्स में निकालने का तरीका होता है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस स्मॉलर का स्क्वायर अपॉन ग्रेटर का स्क्वायर, छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। कैसे निकालते हैं दोस्तों इसको? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपॉन बड़े का स्क्वायर। ये छोटा बड़ा क्या है दोस्तों? तो जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है उसमें ए बी से बड़ा होता है तो ए बड़ा हो जाएगा और बी छोटा हो जाएगा। वहीं पे जो वर्टिकल इलिप्स होता है उसमें ए बी से छोटा होता है तो बी आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाता है और ए छोटा हो जाता है। तो ये ई को फाइंड आउट करने का तरीका है। और दोस्तों जो ई होता है ना, ये हमेशा 1 से छोटा होता है, ये रेशियो हमेशा 1 से छोटा होता है। सो ये इसेंट्रिसिटी का कंसेप्ट है। अब आइए इस पे बेस्ड कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है एस डैश बी द फोकाई एंड बी डैश बी द माइनर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। दोस्तों हमारे पास एक इलिप्स है इस तरीके से, और इस इलिप्स, देखो जब भी इलिप्स ये मेंशन ना करे कि हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है तो बाय डिफॉल्ट हमेशा हॉरिजॉन्टल लेके चलिए। तो कह रहा है एस डैश इसकी फोकाई है दोस्तों, ये एस और एस डैश इसकी फोकाई है, बी डैश इसके माइनर एक्सिस है दोस्तों, ये देखो बी डैश इसके माइनर एक्सिस है। और क्या बोल रहा है, बी एस एस डैश थीटा दिया हुआ, बी एस एस डैश दोस्तों ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है। देन द इसेंट्रिसिटी इज, कह रहा है इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। दोस्तों इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो ये सेंटर है वो है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए ही होती है क्योंकि इस एस का कोऑर्डिनेट होता है ए कॉमा 0। और दोस्तों ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 कॉमा बी होता है तो इसकी लेंथ हो जाएगी बी। अब हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में देख रहे हैं दोस्तों, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है बी और बेस है दोस्तों ए, कितना आ जाएगा ये tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से b अपॉन ए हमारे पास मिल जाएगा e tan थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला भी हमने पीछे बताया उसी को यूज कर लेते हैं। चूंकि बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल लेके चल रहे हैं दोस्तों, इसलिए हॉरिजॉन्टल इलिप्स में जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, e इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे e इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इस b बाई ई की ए की वैल्यू रखेंगे यार तो हो जाएगा दोस्तों e स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर हो जाएगा e स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब इसको दोस्तों हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा e स्क्वायर कॉमन होके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है दोस्तों, ई स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ से ई इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ई की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा के बराबर होगी। बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों, अच्छे से आप इसको समझिए। सबसे पहले क्या दिया हुआ, पहले तो हमें ये बोल रहा है कि एस एस डैश फोकाई है और बी डैश माइनर एक्सिस है। तो दोस्तों जब भी आपको ये ना पता हो क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है कि वर्टिकल इलिप्स है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लेके चलिए। तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स हम लेके चले इसको। अब सारी चीज़ें हॉरिजॉन्टल के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो ये एंगल बी एस एस डैश हमें थीटा दिया हुआ था तो हमने इस राइट एंगल एंगल पे फोकस किया दोस्तों। यहाँ पे ये लेंथ ए है, ये बी है, तो हमने बी अपॉन ए करके tan थीटा बना करके एक रिलेशन इस तरीके से बी अपॉन ए में जनरेट कर लिया दोस्तों। और फिर इसेंट्रिसिटी का ये वेल नोन फॉर्मूला आपको पता ही है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए जो रिजल्ट हमने निकाला था इसको यहाँ पे पुट किया, सिंप्लीफाई किया, ई आ गया cos थीटा। चलते हैं दोस्तों अनदर एग्जांपल की तरफ। कह रहा है एन इलिप्स हैज़ ओ बी एज अ सेमी माइनर एक्सिस, ओ बी उसकी सेमी माइनर एक्सिस है, एफ एफ डैश इट्स फोकाई है और एंगल एफ बी एफ डैश इज अ राइट एंगल देन इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। दोस्तों यहाँ पे भी बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल इलिप्स लेके चलते हैं हम लोग। तो कुछ ऐसा सिचुएशन है यहाँ पे
एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लेते हैं इस तरीके से हम लोग दोस्तों। और ये O है, ये B है, इसकी OB माइनर एक्सिस हो गया, सेमी माइनर एक्सिस हो गया। FF डैश दोस्तों इसके फोकाई हैं इस तरीके से। और क्या कह रहे हैं, FB F डैश इज राइट एंगल ट्रायंगल। देखो दोस्तों FB F डैश ये जो एंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगी दोस्तों, इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये चूंकि सिमेट्रिकल फिगर है तो जितनी लेंथ ये होगी उतनी ही लेंथ ये भी होगी। इसका मतलब अगर ये दोस्तों 90 है तो इस एंगल BF डैश में ये 45 होना चाहिए दोस्तों, और ये भी 45 होना चाहिए, ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर होने के कारण। अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको पता ही है, ये लेंथ आपकी B होती है दोस्तों, और ये लेंथ आपकी A होती है। तो अब हम इसे लगा देंगे B अपॉन इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं BOF, हम राइट एंगल ट्रायंगल BOF की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल BOF। इस राइट एंगल ट्रायंगल BOF में ये देखो ये B है अपॉन AE इज इक्वल्स टू tan 45। दोस्तों ये tan 45 1 होता है तो B अपॉन AE 1 हो जाएगा, तो B अपॉन A की वैल्यू आ गई E के बराबर। अब हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल में E इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दोस्तों B अपॉन A की जगह पे इसको रखेंगे तो E इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस E स्क्वायर। स्क्वायरिंग करेंगे तो 2E स्क्वायर 1 हो जाएगा, सो E इक्वल टू 1 बाई रूट 2 आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होगी 1 बाई रूट 2 होगी, हेंस ऑप्शन A इज़ फाइनली करेक्ट वन। तो ये वीडियो का आखिरी सेशन का आखिरी वीडियो था दोस्तों। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।